हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कक्षा 10 केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तैयारी आपकी चल रही होगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हैं आप सभी, तैयारी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो जितने टॉपिक आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री में, बस उतना तैयार कर लीजिए, उन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूं जो टारगेट पे हैं, इस साल आ भी सकते हैं। तो केमिस्ट्री कक्षा 10 में आप सबको पता होगा 20 नंबर का होता है। ये कितने नंबर का? 20 नंबर का होता है। अब इसमें कुल 4 लेसन हैं। 4 लेसन में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में साल दर साल आता रहता है, उनको मैं फोकस करूंगा, बताऊंगा, उनको तैयार करें आप। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं समस्त टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आज मुझे बताना है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आइए पढ़ लीजिए, 20 नंबर लेके जाइए। तो शुरू करते हैं। पहला लेसन जैसे है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है? अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसमें क्या पढ़ना है? 4 लेसन है जो आपको दिख रहा है, जाएंगे देखेंगे। पहला लेसन, दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु और चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। प्रत्येक लेसन से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको हम क्लियर करेंगे। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और उसी को पढ़िए। फिर एक बार मैराथन होगा जिसमें सभी टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो आइए चलते हैं। पहला लेसन है बच्चा लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला लेसन, आपको इसमें क्या पढ़ना है? ध्यान दें, जब हम शुरुआत करेंगे तो आपको पढ़ना है, कोई समीकरण आपको दे दिया रहेगा, उस समीकरण को कैसे संतुलित करना है। समीकरण को कैसे संतुलित करना है, समीकरण लिख देगा और आपको उसको संतुलित करना होगा। यह पहला प्रश्न है। जैसे एक नमूना हम दें, मैग्नीशियम, ऐसे लिख देगा आपको, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तीर का चिन्ह यानी कि अभिक्रिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देगा, ऑक्साइड। कहेगा अभिक्रिया को संतुलित करिए। क्या कहेगा? अभिक्रिया को संतुलित करिए। ऐसे और रिएक्शन दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या तो ऐसे दे सकता है, मैग्नीशियम बोले तो Mg प्लस ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? MgO। या तो ऐसे दे सकता है, नाम भी लिख सकता है पदार्थों का, या तो उनके सूत्र के द्वारा देगा। कहेगा समीकरण संतुलित करिए। संतुलन का मतलब आपको पता है, तीर के चिन्ह के बाएं पक्ष में तथा दाएं पक्ष में। बाएं पक्ष मतलब अभिकारक, दाएं पक्ष मतलब उत्पाद। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर करना है। अगर बराबर कर देंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा इधर उधर, बस अपने दिमाग से, अपने अनुभव से, अपने अनुमान से इनको संतुलित करना है। जैसे यहां ऑक्सीजन 2 ठो है, वहां 1 ठो है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। मैग्नीशियम बराबर लग रहा है लेकिन ऑक्सीजन क्या है? यहां 2 है, तो हमें ऑक्सीजन वहां 2 करना है। 2 करने के लिए देखिए, कभी भी कुछ जोड़िए तो पदार्थ के सामने संख्या को लिखिएगा, कभी भी नीचे मत लिखिएगा। हमें ऑक्सीजन 2 करना है तो यहां सामने 2 लिख दें। 2 का मतलब ऑक्सीजन हो गया 2। अच्छा, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, क्योंकि सामने का मतलब जितने भी तत्व हैं सब में आ जाएगा।
ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 है तो यहां लिख दीजिए। अब यहां 2 लिखने का मतलब केवल मैग्नीशियम 2 हुआ है, ये नहीं कि ये वाला इसमें भी होगा, क्योंकि बीच में प्लस अलग है, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो ये पहला प्रश्न है जो आपसे पूछ सकता है, समीकरण को संतुलित करिए, तो आप संतुलन आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? अब इसके बाद अभिक्रियाएं हैं, और पक्का 2 अभिक्रियाएं या तो एक अभिक्रिया, कम से कम तो एक तो होता है, कभी कभी 2 दे देता है, जरूर पूछेगा। कौन सी अभिक्रिया पूछ सकता है, जरा ध्यान दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए योगात्मक। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। आपको पता है योगात्मक का और भी नाम है। योगात्मक अभिक्रिया को हम संकलन या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन बातों को ध्यान दीजिएगा, इसको संकलन या संयोजन भी कहते हैं। ये अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को ये विस्थापन भी लिख सकता है, उससे घबराइएगा मत। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगला है तीसरा द्विविस्थापन। क्या? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हम उभय अवघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन को क्या कहते हैं? उभय अवघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उभय अपघटन, इसको उभय अवघटन भी कहते हैं। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग चल रहे हैं। इसके बाद अगला है तीसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन को हम अपघटन भी कहते हैं। अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, थोड़ा सा अंतर होता है, क्लियर करिएगा। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगला क्या है? चौथा, सॉरी ये चौथा है आपका, ये पांचवा। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी, दोनों को साथ लेके चलते हैं। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी, ध्यान दीजिएगा, टारगेट पे हैं ये सब। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद और कौन है इस साल टारगेट पे? उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी हो गया। अगले टॉपिक हम बता दे रहे हैं संक्षारण क्या है। संक्षारण पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। संक्षारण क्या है, टिप्पणी लिखने के आ सकता है, तो संक्षारण की परिभाषा, एग्जाम्पल, और संक्षारण को कैसे रोका जाए, रोकने के उपाय भी तैयार कर लेना। ठीक है, संक्षारण को कैसे रोका जाए। ओके, इसके बाद आप ये टॉपिक तैयार कर लेना, आक्सीकारक। आक्सीकारक, ध्यान देना, आक्सीकारक व अपचायक। अपचायक, आक्सीकारक व अपचायक, इतनी टॉपिक आप देख लीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, इनकी परिभाषा और परिभाषा से अधिक महत्वपूर्ण इनका एग्जाम्पल, इतने टॉपिक जरूर तैयार कर लेना। बाकी पढ़वैया है खूब तो और घुस जाइए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतने टॉपिक जरूर तैयार कर लेना। और ध्यान देना, परिभाषा के साथ एग्जाम्पल जरूर याद रखना। जैसे आक्सीकारक अपचायक क्या है, तो आक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, इनका एग्जाम्पल कभी कभी अलग करने के लिए दे सकता है। तो इनको जरूर फोकस करें, परिभाषा के साथ उदाहरण नोट कर लीजिए, इतना जरूर पढ़िएगा आप इस वर्ष। ठीक है, पहला लेसन होता है खत्म। हम बात करेंगे दूसरा लेसन, इसको जरूर टिक कर लीजिएगा। दूसरे लेसन की बात करेंगे अब हम लोग। तो दूसरा लेसन क्या है भैया? दूसरा लेसन है अम्ल, क्षार तथा लवण। दूसरा लेसन क्या है? अम्ल,
क्षार तथा लवण, अम्ल क्षार तथा लवण, एसिड बेस क्षार या क्षारक कह देंगे तो और ज्यादा सही है, एंड सॉल्ट। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है तो आपको बता दें। सबसे पहला तो यही है कि अम्ल व क्षार की परिभाषा, और कौन सी परिभाषा, आर्हेनियस ने जो बताया है, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा को परिभाषा देना और उदाहरण देना, ध्यान देना। अम्ल और क्षार का एग्जाम्पल याद रहे, और उसमें अम्ल क्षार के एग्जाम्पल में कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, इसकी पहचान बहुत जरूरी है, इसकी पहचान होनी चाहिए। तो प्रबल दुर्बल को पहचान लेना। इतना करने के बाद टॉपिक अगली है जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या है और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना होता है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीजों को ध्यान देना। अच्छा, आगे अगली टॉपिक है पीएच किसे कहते हैं, पीएच मान या पीएच मूल्य क्या है, और इसके साथ पीएच पैमाना क्या होता है, पैमाना, पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, परिभाषा और उसका सूत्र, और पीएच पैमाना क्या है, वो पैमाना बना के उसकी व्याख्या करना है। ये दोनों टॉपिक में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर देता रहता है, इस पे न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल कभी कभार आता है, कम आता है, लेकिन इन टॉपिक को तैयार करना, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, ये मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद अगली टॉपिक है सूचक क्या है, जिसको हम अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, सूचक, सूचक किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल। इसके बाद सूचक का अम्लीय क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, इन चीजों को तैयार कर लेना, परिभाषा, एग्जाम्पल, अम्लीय क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, और यहाँ सूचक कौन कौन है, लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, इन चीजों पर ध्यान देना है आप लोग, सूचक क्या है। अच्छा, इसी में एक अवक्रिया है आगे, उदासीनीकरण, कौन सी अवक्रिया बच्चा लोग, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं, उस पर टिप्पणी आ सकता है जो इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण क्या है, एग्जाम्पल जरूर देना है। अच्छा, इसमें इतना पढ़ने के बाद आगे क्या है टॉपिक, आगे टॉपिक है आपकी, हम बताने वाले हैं 5 तो सॉल्ट हैं, कुल मिला के 5 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से सॉल्ट हैं उनको हम बता दें, सॉल्ट मतलब लवण है, 5 तो आपको बता दें, अगला टॉपिक में हम एक साथ कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, धावन सोडा, धावन सोडा, और कौन है, खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 1 2 3 4, चारों को जरा देख लीजिए। इन चारों को क्या याद करना है, सभी का रासायनिक नाम क्या है, सभी का सूत्र क्या है, अणुसूत्र, कैसे बनता है बनाने की अभिक्रिया रिएक्शन, और इनके कम से कम 2 उपयोग याद कर लेना। और ये जो अभिक्रिया है, माने ये जो पदार्थ हैं, ये जो सॉल्ट हैं,
उष्मा का क्या प्रभाव इन पर पड़ता है। एक रासायनिक गुण है उष्मा का प्रभाव, यानी गर्म करेंगे तो क्या होगा। अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र बनाने की विधि का समीकरण और इनको गर्म करने पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, और सबका दो दो उपयोग, कम से कम दो दो, ज्यादा भी कर लीजिएगा, इतना याद कर लीजिए। इस यूनिट में अगर इतना आप याद कर ले रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतना जरूर पढ़ लीजिए, इतना जरूर पढ़ के जाइए। अच्छा, बाकी आप पढ़ रहे हैं और खूब अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो और डीप कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतना जरूर पढ़ें। हम बात करते हैं अगले लेसन की, इसको नोट कर सकते हैं आप सभी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल और केवल दबा के पढ़ना है। और क्या दबा के पढ़ना है? इच्छाओं को दबा के पढ़ना है और खूब पढ़ना है। तीसरा लेसन है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु क्या इंपॉर्टेंट है धातु एवं अधातु में? आइए इन चीजों पर हम फोकस करते। ध्यान दें, धातु अधातु की परिभाषा तो आपको सिंपली आनी चाहिए। उपधातु क्या है, परिभाषा आनी चाहिए। एग्जाम्पल सबका याद हो। क्या याद हो? एग्जाम्पल सबका याद हो, धातु का, उपधातु का, अधातु का, सबका एग्जाम्पल याद हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें महत्वपूर्ण ज्यादा चीजें क्या है? उपधातु आपको याद होना चाहिए। उपधातु किसे कहते हैं? ठीक है ना। उपधातु क्या है? एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, कौन उपधातुएं है ये याद रखना। उसके बाद आगे क्या करना है आपको? आगे क्या है? सक्रियता श्रेणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्रियता श्रेणी, जिसको हम पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते थे। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? परिभाषा और इसके लक्षण या विशेषता और इसके उपयोग या अनुप्रयोग, इसको बहुत जरूरी है, इसको जरूर तैयार कर लेना। और इस पे प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, उन प्रश्नों को भी फोकस करना और पूरी सक्रियता श्रेणी याद कर लेना। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत बनते हैं वहां से, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा, अब धातु अधातु जब क्रिया करते हैं तो आपको बताएं, एक पदार्थ बनता है तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये रखा गया है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? परिभाषा और आयनिक यौगिकों की विशेषताएं या लक्षण, आयनिक यौगिकों के लक्षण क्या है और इनके उपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है ये। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? परिभाषा और लक्षण उनका क्या है और उपयोग, और एग्जाम्पल तो आपको आना चाहिए आयनिक यौगिक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, जरा इसको ध्यान देना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जरूर तैयार करना इसको। अच्छा, आगे क्या है? आगे कहते हैं अयस्क किसे कहते हैं? क्या? अयस्क। आपको पता में अंतर आपको आना चाहिए। और उसके बाद कुछ धातुओं के अयस्क के नाम और सूत्र जरूर याद रखें। जैसे कौन सी धातुओं के? तो कापर धातु का, मेन कापर पाइराइट, कापर धातु के बाद जिंक धातु का, आयरन धातु का, ध्यान देना, सिल्वर धातु का। तो इन्हीं धातुओं के अयस्क कौन है, उनका नाम क्या है, उनका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, और वो किस प्रकार के हैं, ऑक्साइड हैं, सल्फाइड हैं। तो उन अयस्कों को जरूर याद रखना। बहुविकल्पी में भी और अलग से भी आ सकता है कि इस धातु का कौन अयस्क है या उसका नाम क्या है, ये सब। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, या इसको अयस्कों का समृद्धिकरण भी कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? और इसमें एक इंपॉर्टेंट है
फेन प्लवन विधि। कौन? फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लेना। इतना तैयार करने के बाद आपकी और भी टॉपिक आगे हैं, और भी टॉपिक हैं आपकी, जैसे भर्जन। भर्जन के बाद आगे है निस्तापन। निस्तापन। उसके बाद आगे है गालक। क्या है? गालक। गालक में दो होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। गालक का एग्जाम्पल जरूर याद रखना। उसके बाद प्रगलन। प्रगलन। प्रगलन का एग्जाम्पल। गालक क्या है? गालक के प्रकार अम्लीय, क्षारीय और प्रगलन। ओके, अच्छा, इतनी चीजें जरूर याद रखना इस यूनिट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी खूब पढ़ाई करो, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाना, इससे अलग मत होना। टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ओके, चलिए अब हम अंतिम लेसन यानी कि लास्ट लेसन है उसको बताने वाले हैं कि उसमें क्या महत्वपूर्ण है। अंतिम लेसन आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माने यूनिट है, ये चौथी यूनिट है, सॉरी चौथी है, ये चौथा लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान दें, शुरू से हम बता रहे हैं। ओके, अच्छा चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, शुरुआत यहां से नहीं करेंगे, हम यहां से करेंगे। कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति या गुण। कार्बन के गुण या इसी को सर्वोत्तमुखी प्रकृति कहते हैं। उसमें दो गुण हमने बताया है, या दो गुण है। कौन कौन सा? इसके अंदर एक गुण है श्रृंखलन, श्रृंखलन, और एक है चतुः संयोजकता वाला गुण, चतुः संयोजकता। जरूर क्लियर करना इसको। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? और इसके दो प्रकार हैं इसमें। कौन कौन? संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कौन है? असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल। संतृप्त को हम एल्केन कहते हैं, तो कभी कभी उसको एल्केन नाम से पूछ देगा। और इसके दो भाग होते हैं, एक एल्कीन होता है और दूसरा क्या होता है? एल्काइन होता है। तो एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, उनको भी तैयार करना। असंतृप्त क्या है, इसको तो तैयार करना, एल्कीन एल्काइन क्या उसको। और इनमें अंतर क्या है दोनों में? तो अंतर मतलब परिभाषा से आप अंतर क्लियर कर सकते हैं, परिभाषा से अंतर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली टॉपिक को लेके। सजातीय श्रेणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट पर है ये। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी क्या है? इसके लक्षण और एग्जाम्पल तो आपको लिखना है। सजातीय श्रेणी के लक्षण और एग्जाम्पल तो आपको लिखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? चौथा नंबर, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह पे टिप्पणी। और कौन कौन से क्रियात्मक समूह के बारे में याद रखना है? ध्यान दो, COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, CHO जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, OH जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं, उसके बाद कीटोन जिसको हम C डबल बंदो या CO बोलते हैं। इनको, इस क्रियात्मक समूह का नाम और इनका सूत्र और इनका अनुलग्न जरूर तैयार करना, और इनके IUPAC नाम, इनके IUPAC नाम, जो छोटे यौगिक हैं उन यौगिकों के IUPAC नाम जरूर याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे आपको बताएं, दो ठो कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, कौन कौन? एथेनॉल, एथेनॉल, और दूसरा है तथा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, अणुसूत्र, और इनका और नाम है, सामान्य नाम, चूंकि आईपीएसी नाम हमने लिखा है, सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम याद हो। और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एथेनॉल में एथेनॉल का निर्जलीकरण है, और भी अभिक्रिया है, इसमें एस्टरीकरण है। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके उपयोग याद रखना, कम से कम दो दो तीन तीन उपयोग इन दोनों के याद रखना। रासायनिक अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान देना, इन दोनों के, यही दो है। इसके बाद क्या है आगे टॉपिक? साबुन क्या है? वह साबुनीकरण पर टिप्पणी आता है, साबुनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साबुनीकरण, साबुन और साबुनीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण, और साबुनीकरण की अभिक्रिया भी देना है आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साबुन और साबुनीकरण। अगला क्या है? अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक क्या है? और अपमार्जक का एग्जाम्पल, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं। आगे क्या है आपका? मिसेल क्या है? क्या? मिसेल, मिसेल किसे कहते हैं, उसका चित्र बना दीजिएगा। मिसेल क्या है, उसका चित्र बना दीजिएगा। इतनी टॉपिक आपको दे रहे हैं, इसको जरूर तैयार कर लें, जरूर तैयार कर लें। अगर केमिस्ट्री अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से लग जाइए, इन टॉपिक को जरूर तैयार करें।